सोनपरी और जहरीला तालाब भाग 16। अगर आपने पिछले भाग को नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि राजकुमार को बेहोश समझकर दो राक्षस उसे अपने कंधों पर उठाकर अपने निवास स्थान पर ले जाकर पहुंचा देते हैं, जहां पर अमृत कुंड होता है। तो क्या राजकुमार राक्षसों के बीच होकर अमृत कुंड से जल हासिल कर पाएगा? चलिए देखते हैं। उस लीडर राक्षस के सिर पर सोने का मुकुट था, जिस पर हीरे जड़े थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। वह दोनों राक्षस उसके पास पहुंचकर आदर भाव से खड़े हो गए और बोले, महाराज की जय हो। आपका कैदी मेरे कंधे पर है महाराज। उनमें से एक बोला। वह राक्षस बोला। तभी राजकुमार ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह सोते से जागा हो। मैं कहाँ हूँ? मौत के मुंह में। हा राक्षस बोला, और साथ ही उसने एक चोर का कहकहा लगाया। राजकुमार ने चौंकने का अभिनय करते हुए अपनी आंखें खोल दी। फिर राक्षस राज की ओर देखकर बोला, आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों पकड़ कर लाया गया है? तुमने मेरे राज्य की सीमा में अनधिकार प्रवेश किया है और इस जुर्म के लिए यहाँ के कानून में एक ही सजा मुकर्रर है, जिसे मौत कहते हैं। उनमें से एक राक्षस बोला। लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ इस जगह आना मना है। फिर मेरा कोई धोखा करने का इरादा नहीं था। मैं कर ही क्या सकता हूँ? राजकुमार नम्रता से बोला। लेकिन राक्षस राज की भ्रुकुटियां चढ़ी ही रहीं। वह गरज कर बोला, यहाँ आने का कारण? मेरे पिताजी बीमार हैं। मुझे जंगल में एक साधु मिला था। उसने बताया था कि अगर अमृत कुंड का पानी ला सको तो तुम्हारे पिताजी रोग से मुक्ति पा सकते हैं। राजकुमार शालीनता से बोला। राक्षस हंसते हुए बोला, और तुम उस मूर्ख साधु की बातों में आकर यहाँ चले आए? तो क्या उसने मुझे मूर्ख बनाया? राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा। राक्षस राज गरजा। नहीं, उसने तुम्हें सही बताया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि यहाँ से उस जल को लेकर लौटना असंभव है। क्यों? राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। यहाँ जो भी उस पानी को लेने आता है, मैं उसे जान से मार डालता हूँ। राक्षस राज गंभीरता से बोला। राजकुमार बोला, तो क्या आप मुझे भी? हाँ, तुम्हें भी। फिर राजकुमार बोला, ठीक है, आप मुझे जाने दीजिए, मैं यूं ही खाली हाथ लौट जाता हूँ। राक्षस हंसते हुए बोला, अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तुम्हारा आखिरी समय आ गया है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। राक्षस राज ने ठहाका लगाया और फिर तलवार लेकर राजकुमार की ओर बढ़ा। राजकुमार चकरा कर रह गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वह राक्षसों का राजा राजकुमार के पास पहुंचकर रुक गया और बोला, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बोलो। यहाँ के कानून के अनुसार मरने से पहले मरने वाले की हर इच्छा पूरी की जाती है। मुझे क्षमा कर दो राक्षस राज, मुझे यह सब नहीं पता था। मैं तो इस रास्ते की ओर आंख उठाकर कभी नहीं देखूंगा। राजकुमार ने बनावटी भय से प्रार्थना की। फिर राक्षस हंसते हुए बोला, इस बात को भूल जाओ कि तुम बच सकते हो और अपनी अंतिम इच्छा के बारे में बोलो। राक्षस राज दहाड़ा। और यदि आपने मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूरी की तो? राजकुमार ने पूछा। जरूर करूँगा, यह मेरा वादा है। राक्षस राज दृढ़ स्वर में बोला। तो फिर अमृत कुंड का एक लोटा पानी मेरे इस हाथ पर रख दो। मैं एक बार उस पानी को जी भर के देख लेना चाहता हूँ, जिसके कारण मुझे आज मरना पड़ रहा है। राजकुमार ने गंभीरता से कहा। राक्षस राज ने एक क्षण के लिए कुछ सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ से बचकर भागना असंभव है। इतना कहकर अपने एक साथी की ओर मुड़ा और बोला, उस कुंड से एक लोटा पानी लाकर इसको दे दो। जो आज्ञा महाराज। वह राक्षस बोला और फिर लोटा लेकर उस कुंड की ओर बढ़ा। कुछ ही देर में उस कुंड से एक लोटा पानी भरकर ले आया। फिर उसे राजकुमार के हाथ पर रख दिया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। राक्षस राज बोला। राजकुमार बोला, थोड़ी देर रुको महाराज, कम से कम अंतिम समय अपने इष्ट देव का स्मरण कर लूँ। ठीक है, कर लो, तुम्हें थोड़ी देर का समय देता हूँ। राक्षस बोला। साथ ही साथ वह एक राक्षस की ओर देखकर बोला, इसका दाहिना हाथ पकड़ लो। एक राक्षस ने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। तभी राजकुमार ने अपनी हथेली फैला दी। दूसरे ही क्षण उसके शरीर से विद्युत चिंगारियां निकली और वह राक्षस चीख मारकर एक ओर लुढ़क गया। तभी पास में खड़े राक्षस ने अपनी तलवार का भरपूर वार राजकुमार के ऊपर किया, लेकिन जैसे ही वह तलवार उस विद्युत घेरे में पहुंची, वैसे ही वह छिटक कर दूर जा गिरा और साथ ही राक्षस राज भी औंधे मुँह जमीन पर गिर पड़ा। तो यहाँ पर 16वां भाग समाप्त होता है। कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं 17वां भाग। वह फटी फटी आंखों से राजकुमार की ओर देख रहा था।
तभी राजकुमार भागता हुआ दरवाजे की ओर लपका और पलक झपकते ही महल से बाहर हो गया। महल के बाहर खड़े राक्षस सैनिक राजकुमार की ओर झपटे। तभी राजकुमार ने वह गोली अपने मुंह में रख ली और वह अदृश्य हो चुका था। सैनिक इधर उधर उसे खोज रहे थे। तभी राजकुमार ने अपनी मुट्ठी बंद की और वायु मार्ग से सोनपरी की ओर उड़ चला। लगभग 7-8 घंटे की उड़ान के बाद वह उस तालाब के पास पहुंचा। एक क्षण के लिए उसके मन में आया कि वह सोनपरी के पास चले, लेकिन तभी उसकी नज़र उस भयानक सर्प पर पड़ी जो धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ रहा था। उस सर्प के सभी फनों से आग की लपटें निकल रही थीं। राजकुमार मुस्कुराया। वह धीरे धीरे जमीन पर उतर गया। फिर उसने अपने मुंह से वह गोली निकाल ली और उस भयानक सर्प के सामने जाकर खड़ा हो गया। सर्प ने अपने सामने राजकुमार को देखा तो क्रोध से फुफकार कर उसकी ओर झपटा। राजकुमार थोड़ी दूर पर था, नहीं तो वह सर्प उसे डस लेता। तभी राजकुमार ने अमृत कुंड का जल उसके ऊपर छिड़क दिया। पलक झपकते ही वह सर्प अपने असली रूप में आ गया। अब उसके सामने एक खूबसूरत आदमी खड़ा था। वह राजकुमार के सामने झुक गया और कृतज्ञता से बोला, आपने मुझे इस शाप से मुक्ति दिलाई, बोलो क्या मांगते हो। राजकुमार बोला, तुम सोनपरी को अपनी कैद से आज़ाद कर दो। सर्प बोला, बस, अच्छा चलो, लेकिन थोड़ा सा जल इस तालाब में डाल दो जिससे इसके विष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। राजकुमार ने वैसा ही किया और फिर उसके साथ वहाँ से चल दिया जहाँ सोनपरी कैद थी। उस देवता ने सोनपरी को आज़ाद कर दिया। सोनपरी राजकुमार से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने बहुत से उपहार दिए और राजकुमार से उपकार का बदला मांगती हुई उसे विदा लेकर अपने लोक को चली गई। सोनपरी अपने परीलोक जाते समय राजकुमार को वह गोली जिसको वह अपने मुंह में रखकर गायब हो जाता था और जादुई अंगूठी उपहार में दे दी और कहा, ये तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे अपने मन में याद कर लेना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। इतना कहने के बाद सोनपरी वहाँ से परीलोक के लिए उड़ चली। इसके बाद राजकुमार वह जल लेकर दुर्गापुर की ओर चल दिया। दूसरे दिन सुबह होते होते वह राजमहल पहुँच गया। पहरेदारों से उसने अपने पहुँचने की खबर भिजवाई। राजकुमारी सोनालिका स्वयं उसकी खबर पाकर दौड़ी आई। राजकुमार ने उनको सोनपरी और राक्षस की सारी बातें बताई। मुझे अपने पिताजी के पास ले चलो, राजकुमार ने कहा। राजकुमारी उसे लेकर उस कमरे में पहुंची जहां राजा पलंग पर पड़े पड़े दर्द से कराह रहे थे। राजकुमार ने अमृत कुंड का पानी उसके ऊपर छिड़क दिया। दूसरे क्षण सब आश्चर्य से देखते रह गए। राजा का शरीर एकदम स्वच्छ हो गया और वह पहले से अधिक हृष्ट पुष्ट एवं जवान दिखाई देने लगे। सारी बातें सुनकर राजा ने बहुत धूमधाम से राजकुमार का विवाह अपनी पुत्री राजकुमारी से करने का ऐलान कर दिया। पूरे दुर्गापुर में शादी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाने की तैयारी होने लगी। राजकुमारी और राजकुमार दोनों बहुत ही खुश दिख रहे थे। राजा अजय सिंह भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। आखिरकार वे राजकुमार की वजह से पूर्ण रूप से ठीक हो गए थे। राजमहल में विवाह को लेकर चारों तरफ हलचल मची हुई थी। आखिर अब वह पल आ गया था जब राजकुमार और राजकुमारी दोनों विवाह मंडप में 7 फेरे लेकर एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए हो जाएं। राजगुरु जी फेरे करवाने के लिए तैयारी कर रहे थे। चारों तरफ खुशी का माहौल चल रहा था। तभी ना जाने अचानक कहाँ से उस विवाह मंडप के ऊपर एक विशालकाय चील प्रकट हो गई। उस चील को देखकर उस जगह पर भगदड़ मच गई। विशालकाय चील को देखकर सभी भयभीत और हैरान थे। राजकुमार और राजकुमारी भी आश्चर्य से उस विशालकाय चील को देखे जा रही थी। तभी उस विशालकाय चील ने राजकुमारी को अपने पंजे से पकड़ लिया और कुछ देर बाद ऊपर आसमान की ओर उड़ गई। इधर अभी राजकुमार के पास वह जादुई अंगूठी भी नहीं थी कि उसकी मदद से वह विशालकाय चील को बिजली जैसे चिंगारी से मार सके। राजकुमार बेबस होकर राजकुमारी को देखता रहा। फिर हवा में एक जगह रुककर वह विशालकाय चील राजकुमार से बोली, राजकुमार, यदि तुम राजकुमारी को जीवित वापस पाना चाहते हो तो उसी पहाड़ी में आज रात पहुंच जाना जहां से तुम अमृत कुंड का जल लेकर आए थे। और यहीं पर समाप्त होता है 17वां भाग। तो क्या वह विशालकाय चील कोई राक्षस थी? क्या राजकुमार राजकुमारी को बचा पाएगा उस चील के चंगुल से? यह सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में।